नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से लगी आग। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे। हल्द्वानी में ली बैठक। उत्तराखंड में निकाय चुनाव करवाने पर संशय। कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा, समय पर चुनाव कराने की नीयत नहीं सरकार की। जब भी हो कांग्रेस तैयार है। उत्तराखंड में अगले साल होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। अंतिम दौर में तैयारियां। प्रतियोगिताओं के हिसाब से मैदानों का किया जा रहा नवीनीकरण। हालांकि इलेक्शन के चलते कार्यों में हुई देरी। रामनगर में बाघ की दहशत खत्म। वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। हैदराबाद भेजे गए सैंपल किसान का बनाया था निवाला। और उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका। 7% तक महंगी हुई बिजली। जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। उनके लिए इस बार दिल्ली में खाता खुलने की संभावना खत्म हो गई है। लेकिन दावणगेरे का ये विशाल जन समर्थन ये बता रहा है कि कर्नाटका की जनता कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे करके रहेगी। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। और इनका तो मुसीबत ऐसी है कि पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। क्यों हारे? ईवीएम। डिपॉजिट क्यों गई? ईवीएम। मोदी क्यों जीत गया? ईवीएम। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम 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 की माला जपते रहते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसी थप्पड़ मारी है कि अब उनके लिए परेशानी है कि अब तक तो ईवीएम का नाम देकर के अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टिंग के लिए काम कर लेते थे। अब उनकी मुसीबत है, अब ये ईवीएम वाला बहाना भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब हार जाएंगे तो बोलेंगे क्या?
खबरों की ओर रुख करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। वहीं इसी क्रम में विभाग की ओर से पिछले काफी समय से इसकी तैयारी की जा रही है। अलग अलग प्रतियोगिताओं के हिसाब से मैदानों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल नवंबर 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज सौंप चुकी हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये देखिए हमारे नेशनल गेम्स की तैयारी 99% पूरी है। हमारे कुछ इंफ्रा जिसमें कि रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, एक दो ऐसे गेम है जैसे स्क्वॉश है, टेनिस, जिसमें रेट्रोफिट का काम चल रहा है, वो अभी हमारा प्रोसेस में है और वो हम 1-2 महीने में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 100% तैयारी पे आ जाएंगे नेशनल गेम्स की। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो हम नेशनल गेम में जो हमारा प्रोक्योरमेंट का काम है वो अभी चल रहा है, जिसमें कि हम नेशनल गेम्स से संबंधित जो हमारे फेडरेशंस सर्टिफाई करते हैं जिन इक्विपमेंट को नेशनल गेम्स खेलने के लिए, उसकी कार्रवाई अभी प्रचलित हुई है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही, जिसको लेकर के सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और जो जरूरी निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। और आपके संज्ञान में होगा कि आचार संहिता लगने से पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं। और अभी 2-3 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। नैनीताल जिले में कार्बेट नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में आए दिन वन्य जीवों का खतरा बना रहता है। लगातार बाघ आबादी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे। मामला रामनगर क्षेत्र का है, जहां 18 अप्रैल की शाम कार्बेट पार्क के अंतर्गत आने वाले बांसी टीला गांव में बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद से ग्रामीण काफी डरे हुए थे। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ हंगामा भी किया था और बाघ को पकड़ने की मांग भी की। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मिलने के बाद से ही कार्बेट प्रशासन बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगा चुका है। साथ ही ड्रोन के जरिए वन विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी भी रख रहे हैं। को बास्टीला गांव में एक बाघ या बाघिन ने एक करके रेस्क्यू करने के लिए, और आज उसका सफलता मिला है। आज सुबह में हम इस टाइग्रेस को रेस्क्यू करके उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है और उसका डीएनए रिपोर्ट्स हमने अभी सीसीएमबी हैदराबाद को भेजे हैं। अगर ये मैच हो जाती है हमारे जो सैंपल हमको बॉडी से मिले थे, तब इसको आगे की कार्रवाई क्या है। बीती 18 अप्रैल को ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। घटना के बाद से गांव में जहां एक ओर दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं ग्रामीणों ने इस बाघ को पकड़ने या गोली मारने की मांग वन विभाग से की थी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वन्य जीवों के आतंक से जहां एक ओर ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे, तो वहीं कई ग्रामीणों की
इन जंगली जानवरों के हमले में जान भी जा चुकी है। जी हाँ, बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई बीच में बास्टिका में। उसके उपरांत आज कुछ ग्रामीणों द्वारा माननीय विधायक जी को ज्ञापन देने और उनके घर में अपना बात रखने हेतु अवगत कराया गया, जिसकी सूचना हमें अभी मॉर्निंग में ही प्राप्त हुई है। यहाँ पहुँचे उनको हमारे द्वारा अवगत कराया कि चूँकि वर्तमान में देश भर में इलेक्शन है और आदर्श आचार संहिता उत्तराखंड में भी अभी लागू है, इलेक्शन तक काउंटिंग तक रहेगी और साथ ही यहाँ 144 भी लागू है। तो उनसे हमारी दरख्वास्त रही किसी प्रकार से वो लोग कानून का उल्लंघन ना करें। टाइगर के द्वारा एक किल किया गया और जहाँ तक इस समय जो सीजन का मामला है, इस समय जिस प्रकार से पानी की कमी है या अन्य कमियाँ हैं, इसलिए भी जानवर आ रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो वन जीव संघर्ष है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए बहुत से बैठकें हो चुके हैं। अभी मैं भी देहरादून गया था, तो उसमें जो कर सकते हैं उसके लिए हम सब लोग कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है। भाजपा सरकार की यहाँ के रामनगर के विधायक की अभी 15 दिन पहले ये गांव-गांव में वोट मांगते घूम रहे थे। आज जनता यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के आई है तो पुलिस लगा दी, यहाँ पर गेट बंद कर दिया और बोले कि मैं बाहर नहीं आऊँगा ज्ञापन देने के लिए। इससे जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ और रामनगर विधायक के खिलाफ आक्रोश है और लोगों ने फिर अंदर जाकर ज्ञापन नहीं दिया बल्कि गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। और उत्तराखंड में रोज जंगली जानवरों के द्वारा इंसान मारा जा रहा है, किसानी चौपट हो रही है और सरकार जो है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी इसकी गिनती में लगी हुई है। बीती 23 अप्रैल को सोहनी देवी ने कोतवाली में लिखित शिकायती पत्र देते हुए नगर में स्थित ग्रीन सिटी पैथोलॉजी लैब की संचालिका प्रिया लोहनी और उनके पति बसंत लोहनी सहित लैब में कार्यरत कर्मचारी अर्जुन आर्य के खिलाफ उनकी पुत्री किरण के साथ अभद्रता सहित उसे मारने पीटने का आरोप लगाया। बता दें कि किरण पूर्व में इसी लैब में कार्य करती थी और उसने बाद में यहां काम छोड़ दिया था, मगर लैब में वो कभी कभी आ जाती थी। मामले की जांच कोतवाली दिनेश फर्त्याल ने बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुमिंद्र सिंह को सौंपी थी। जांच पड़ताल के दौरान लैब में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पाया गया कि युवती की मां के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरे तरीके से झूठे हैं। पुलिस के सामने हम बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं और इस लड़की ने जो भी हमारे बारे में बोला गया था वो बिल्कुल झूठी पाई गई, बिल्कुल झूठी पाई गई है। बिल्कुल माफीनामा ये लिखा गया है और ये जो झूठी गवाही दी थी इसने और वहां पर इसने मुझसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी है। हाँ बिल्कुल, लड़की हमारे यहाँ पहले काम करती थी। इस लड़की ने मेरे यहाँ पहले काम करी थी और मेरे जो स्टाफ है उससे इसने दोस्ती रखी थी, जिससे ये बीच बीच में कभी कभी मिलने आती थी। उसी दिन 18 तारीख को इसने मौका देख के मेरे यहाँ चोरी की है, ताला तोड़ के, और उसका सबका सबूत मैंने दे रखा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की में उत्तर प्रदेश देवबंद जाने वाली नहर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसानों में रोष है। वहीं किसानों का आरोप है कि इस समय किसानों के लिए खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी क्रम में किसानों ने आसफ नगर झील में रेगुलेटर पर चढ़कर प्रदर्शन किया है और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब से सरकार सत्ता में, जब से किसान परेशान है, ये बोल रहे कि इनके कुछ अधिकारी बोल रहे कि गंगा जी में पानी कम हो गया इसलिए हमने बंद कर दिया। कुछ बोल रहे इनके अधिकारी एसडीओ बात हुई कि चरथावड़ में डिमांड नहीं है पानी की। भाई तुम्हारा आपस में नहीं तालमेल है, ये लिखित में दिखाओ ना कहाँ से कि किसानों ने बोला, कहाँ मैंने किया कि हमें पानी की डिमांड नहीं। वहाँ के विधायक ने लिख कर दे रखा है, झबरेड़ा विधायक ने लिख कर दे रखा है, इधर के जो क्षेत्र के लोग हैं पानी की डिमांड क्यों नहीं है। इस समय तो पानी की इतनी डिमांड है, गन्ना बो रहा किसान, पलेवा करना, चेरी का करना, 100 चीजें हैं। ये कह रहे बहाने भर रहे, हम भी यहीं बैठे हैं, ये भी यहीं बैठे रहेंगे आज हमारे साथ में।
रामनगर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा। वहीं नशेड़ियों के आतंक से जहां एक और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, तो वहीं अब नशेड़ी चोरों के आतंक से भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं है। इसी क्रम में लगातार रामनगर में हो रही चोरियां पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल रही। बता दें कि शनिवार की देर रात घास मंडी में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में नशेड़ी चोरों ने जमकर आतंक मचाते हुए मंदिर परिसर में रखे सामान को जहां एक ओर तहस नहस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया है। हमने देखा कि आए दिन मेरे वहाँ जो है ऐसी वारदातें जो है चोरियाँ और चकारियाँ होते रहते हैं। मैं इन बातों से बड़ा परेशान हूँ। कितने बार मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, कई बार ये आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वारदात जो है वो पकड़ने में नहीं आ पाए मेरे। ऐसी परसों हाल ही में ये 15-20 दिन हुए थे, मेरे वहाँ IRB आई हुई थी, रुक ठहरी हुई थी जो चुनाव के चक्कर में। तो रात्रि के 3-3:30 बजे के समथिंग उनके मौजूदगी में भी जो है मेरे वहाँ चोरी हुई थी। मेरे शनिदेव भगवान का जो है एक शीशा तोड़ दिया था। और वैसे आज 15 दिन हुए नहीं, और दूसरी वारदात जो है कल रात्रि में जो है उन्होंने 2-2:30-3 बजे के समथिंग मेरे जो है अंदर घुस करके मेरे वहाँ दान पात्र खगाल दिए और मेरे भगवान जी के जो है श्रृंगार किए हुए थे, जेवर वगैरह वगैरह जो भी था वो सब उन्होंने जो है टटोल के जो है सब ले गए। ये अभी आप ही से जानकारी मिल रही है कि सिद्धेश्वर मंदिर में कोई चोरी हुई है। बाकी अभी ऐसी कोई तहरीर नहीं आई है, और जहाँ तक पुलिसकर्मियों की बात है हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो क्या कार्रवाई की जा रही होगी? तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गई है। बताते चले कि ग्रामीण इलाकों में इस दौरान 2 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल गई थी। आज जब पहाड़ों में अचानक मौसम साफ हो चला, तो इस दौरान यहां के स्थानीय लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर ली है। बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी पहाड़ों में बिल्कुल सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जो कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। दो दिनों की बर्फबारी के बाद अब पहाड़ों में मौसम साफ हो चला है। आपको बता दें कई फीट बर्फ की चादर आज भी इन ऊंची चोटियों में देखी जा सकती है। वहीं मैं आपको तस्वीरों में के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा इन ऊंची चोटियों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप इन ऊंची चोटियों में किस तरीके से बर्फ की चादर बिछी हुई है। हालांकि आज पहाड़ों में चटक धूप खिल चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके बावजूद भी ऊंची चोटियां किस तरीके से यहाँ पर चांदी की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग ने प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने बदतर हो गए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि से निपटने के लिए सेना की मदद मांग ली है, जिसके बाद वायुसेना के 17 हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभालते हुए प्रभावित वन क्षेत्र में रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बता दें कि वनाग्नि के चलते उत्तराखंड के कुमाऊं के वन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वनाग्नि से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वनाग्नि से संबंधित कोई भी बैठक देहरादून में होती है तो सभी अधिकारी बैठक में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जुड़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी वनकर्मियों की छुट्टी को रद्द करते हुए कहा कि केवल मेडिकल के लिए ही छुट्टी दी जा सकेगी। छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है। तो इस सबको कहा है साहब
उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती से जूझ रहा। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जंगल धू धू कर जल रहे। वहीं वन विभाग आगजनी की चुनौतियों को देखते हुए अब शरारती तत्वों से कड़ाई के साथ निपटने का फैसला कर चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए। ये केस जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद भी किया गया है। सरकार के स्तर से ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर का कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग अब सख्त कार्रवाई कर रहा। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में अभी तक कुल 544 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से लगभग 656.55 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही इसमें रिलीफ फंड की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, इस समय शासन इसको लेके बहुत गंभीर है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि, क्योंकि आपने देखा था कि विगत वर्षों में सरकार ने निर्णय लिया था कि पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समितियां हर जनपद में बनाई गई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में प्रदेश में बनाई गई थी। और इसका दो फायदा हमें मिला। इसका फायदा ये मिला था कि डिजास्टर रिलीफ फंड से भी तत्काल हम लोगों को धन उपलब्ध हुआ था और जिससे कि एक प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता मिली है। इस समय भी 2-3 जनपदों में डिजास्टर रिलीफ फंड से जिलाधिकारी ने पैसा रिलीज भी किया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि पहली बार शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों को भी रिक्रूट करें कि वनाग्नि के रोक के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, और जिला प्रशासन गाड़ियां भी उपलब्ध कराए। उत्तराखंड में कुमाऊं के जंगल जगह जगह धधक रहे, जिसमें से नैनीताल और पिथौरागढ़ प्रमुख हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में शुक्रवार शाम तक कुल 337 घटनाएं घटी, जिसमें से 430.65 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है और इससे जंगलों को 8,99,740 का नुकसान हुआ है। मुख्य वन संरक्षक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 डिवीजन में कई जगह आग लगी हुई है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो शुक्रवार शाम तक कुल 337 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसमें वन क्षेत्र के 430.65 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है। इस आग से जंगलों को 8,99,740 रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।